जो डाटा आता है उसका क्या मतलब है, मीडियन से जो डाटा आएगा उसका क्या मतलब है, और मोड से जो डाटा आएगा उसका क्या मतलब है, और उसको कैसे निकाला जा सकता है। बोला गया कि जो तो पुराने वाला जो मेथड है हमारा, यानी कि हमारा जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, ये और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसको और ज़्यादा आसान करने के लिए क्या कर सकता, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का अगर मैं समेशन कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं किसके साथ, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। और आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का, और बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो टॉपिक कवर किया जाएगा उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि अगर मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करता हूं तो जनरली 3 मेजर्स हमारे पास यहां पर देखे जाते हैं। यानी कि अगर मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं तो यहां पर हम बात करेंगे, एक मीन की बात करेंगे, एक हम मीडियन की बात करते हैं, और एक हम मोड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोड की बात करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं मीन, मीडियन, मोड की, तो इनको बोला जाता है क्या? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं और इनको कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में ही काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, और इस फिगर के अंदर क्या देख पा रहे हैं आप लोग, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स, और यहाँ पर लिखा हुआ मीन। मीन का मतलब जनरली होता है एवरेज। स्टैंडर्ड एरर क्या है? मीडियन क्या निकला? मोड क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? और सैंपल वेरिएंस क्या है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैनुअल है और यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर है। यानी कि मीन क्या बात करता है और मीडियन क्या बात करता है, डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जनरली कवर क्या करना है, यानी कि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहता है स्टडिंग दिस चैप्टर शुड इनेबल यू टू, यानी कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीजें समझने को मिलने वाली है। तो बात करेंगे अंडरस्टैंड द नीड ऑफ समराइजिंग अ सेट ऑफ डाटा बाय वन सिंगल नंबर। यानी कि अगर मैं बात करूं सेंट्रल टेंडेंसी की, तो इसका मतलब होता क्या है? अगर मान लो हमारे पास बहुत सारा डाटा है, राइट, हमारे पास डाटा है और डाटा में क्या है? वेरिएशंस है। क्या है? डाटा में बहुत सारी वेरिएशंस है। तो अगर मुझे उस वेरिएशंस के बेसिस पर अगर ये बोलना हो कि भाई ये जो डाटा है, इस डाटा की एक वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू के बेसिस पर मुझे अगर उस पूरे डाटा को आइडेंटिफाई करना हो तो वो कैसे निकाला जा सकता है, राइट। उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसके बारे में बात की जाती है इसके अंदर, राइट। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे और डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज जो है वो क्या क्या हो सकता है। और एवरेज जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो एवरेज का मतलब क्या हुआ बेटा? एवरेज का मतलब होता है मीन, राइट। और एवरेज को अगर सिंपल सेंस में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो एवरेज क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो बेटा मेरे पास ये 5 नंबर है, और अगर मैं इन 5 नंबर का टोटल करूं, राइट, तो 5 नंबर का टोटल क्या आएगा यहाँ पर? 5, 4, 9, 12, 13, 14, 15। 15 डिवाइडेड बाई क्या करता हूँ बेटा? 5 करता हूँ, तो मेरा एवरेज निकल कर आया था, वो कितना आता है बेटा? 3 आएगा, राइट। 3 आएगा, राइट। तो एवरेज क्या आएगा हमारा यहाँ पर निकल कर? 3 आएगा। तो 3 क्या है बेटा? एक किस्म से क्या है यहाँ पर? मिडल टर्म है। इसका मतलब कि ये जो पूरा का पूरा डाटा हमारे पास है उसको अगर मुझे एक टर्म्स में दिखाना हो तो उसे क्या बोला जा सकता है? 3 बोला जा सकता है। और जिसको कि जनरल सेंस में क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज बोलते हैं, राइट। लर्न टू कंप्यूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज। अलग अलग एवरेज को निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे उसको कंप्यूट किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा, यानी कि ये जो हमारे पास डाटा रहेगा इससे हम लोग क्या निकालने वाले हैं? मीनिंग जो है निकालने वाले कि क्या मतलब होता है। मीन से जो डाटा आता है उसका क्या मतलब है, मीडियन से जो डाटा आएगा उसका क्या मतलब है, और मोड से जो डाटा आएगा उसका क्या मतलब है, और उसको कैसे निकाला जा सकता है। और लास्ट में हम लोग समझेंगे डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच टाइप ऑफ एवरेज वुड बी द मोस्ट यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी कि अगर अलग अलग परिस्थितियां हमारे पास रहें, राइट, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस अगर देखने को मिलती है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के बेसिस पर मैं किस तरह से यूज कर सकता हूं इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को, और किस सिचुएशन पर किस मेजर का यूज करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर, राइट। तो यहां पर एक इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोलता है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट द
टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डाटा। आपने बेसिकली समझा कि किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बारे में जाना, राइट। इस चैप्टर के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, राइट। वो क्या है, एक न्यूमेरिकल मेथड है जो एक्सप्लेन करता है डाटा को बहुत ज्यादा ब्रीफ में। ब्रीफ का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर समरी, राइट। क्या बोल सकते हैं, ब्रीफ का मतलब क्या हो गया, एक आप लोगों को समरी मिलेगी, राइट। पूरे के पूरे डाटा को अगर मुझे बताना हो एक समराइज फॉर्म में तो मैं कैसे बता सकता हूं, उसके बारे में बात करेंगे। यू कैन सी एग्जांपल्स ऑफ समराइजिंग अ लार्ज सेट ऑफ डाटा इन डे टू डे लाइफ लाइक एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन अ टेस्ट, राइट। बात करें एवरेज रेनफॉल इन एन एरिया, average production in a factory, average income of the person living in locality or working in a farm. Baiju is a farmer. He grows food grains in his land in a village called Balapur in Buxar district of Bihar. The village consists of 50 small farmers. Baiju has 1 acre of land. You are interested in knowing the economic conditions of the small farmers of the Balapur. यानी कि आप लोग समझ पा रहे हैं इसको उदाहरण के तौर पर कि सर एक बाइजू है, एक पर्सन है और उस पर्सन के पास 1 एकड़ की ज़मीन है और उसी तरह से 50 फार्मर्स उस ज़मीन के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, या फिर 50 फार्मर्स जो है उस पूरे के पूरे गांव के अंदर है। तो अगर मुझे ये जानना है कि ऑन एन एवरेज कितनी ज़मीन फार्मर्स के पास हो सकती है, तो हमने बायजूस के बेसिस पर क्या करा, सबके बारे में निकालने की कोशिश करी कि भैया 1 एकड़ के आसपास ज़मीन सबके पास होगी, यानी कि पूरे के पूरे डाटा को ऑन एन एवरेज ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर। तो कहता है यू वांट टू कंपेयर द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ बाइजू इन बालापुर विलेज। फॉर दिस यू मे हैव टू इवेलुएट द साइज ऑफ हिज लैंड होल्डिंग बाय कंपेयरिंग विद द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग ऑफ द अदर फार्मर्स ऑफ द बालापुर। यू मे लाइक टू सी इफ द लैंड ओन्ड बाय द बाइजू। तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे बाइजू की लैंड के बारे में जानना है कि उसका कितनी ज़मीन है और बाकियों के पास कितनी ज़मीन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकियों के डाटा के साथ कंपेयर करना पड़ेगा बायजूस की ज़मीन को। बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज़ क्या बोलेगी कि आप क्या कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। सिंपल सेंस में अगर मैं बात करूँ, और एवरेज का मतलब हुआ बेटा अर्थमेटिक मीन। आप क्या कर सकते हो, अबव द साइज ऑफ व्हाट हाफ द फार्मर्स ओन्स सी द मीडियन, अबव व्हाट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ओन सी द मोड, राइट। कि ज़्यादातर फार्मर्स के पास कितनी है, राइट। अगर मुझे निकालना हो एवरेज क्या है, तो एवरेज निकालने के 3 तरीके बोला गया यहाँ पे। अगर मुझे जानना है उसके बारे में कि बाकी फार्मर्स जो है वो कितनी लैंड होल्ड करते हैं, तो मेरे पास 3 चीजें हैं। एक तो मैं एवरेज के बेसिस पर निकाल सकता हूं, जिसको कि अपन लोग सिंपल अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, राइट। एवरेज कि भाई मैं एवरेज निकालूं, सबको जोड़ लूं, उसको डिवाइड कर दूं नंबर से, राइट। और उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि एवरेज जमीन जो है वो लोगों के पास कितनी है उसके बेसिस पर। दूसरा मैं इसके बेसिस पर बोल सकता हूं, राइट। किसके बेसिस पर बोल सकता हूं, साइज ऑफ व्हाट द हाफ ऑफ द फार्मर्स ओन, राइट। आधे से ज्यादा फार्मर जो है वो क्या ओन करते हैं उसके बेसिस पर बता सकता हूं। और तीसरा मैं बता सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि कितने ज्यादा फार्मर्स जो है वो कितनी ज्यादा लैंड लेकर चल रहे हैं, उसके बेसिस पर भी बाइफरकेट किया जा सकता है, राइट। तो Bayou's relative economic condition, you will have to summarize the whole set of data of land holding by the farmers of Balapur. This can be done by the use of central tendency, which summarizes the data in a single value in such a way that the single value can represent the entire data. तो पूरी की पूरी जो सिंगल वैल्यू है, क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर, जो सिंगल वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू क्या कर सकती है, पूरे के पूरे डाटा को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली है, राइट। जो पूरी के पूरे डाटा को क्या करेगी, वो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। और इसी के लिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसीज का यूज करते हैं, राइट। किसका यूज करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज का यूज करते हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, राइट, सेंट्रल टेंडेंसीज के और एवरेजेस हैं, और जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो 3 है बेटा, और आप लोगों को ये 3 ही पढ़ने हैं। एक आपके पास है अर्थमेटिक मीन, एक आपके पास है मीडियन, और एक आपके पास मोड। और अगर मैं मीन की भी बात करता हूं तो मीन आपके 3 तरह के होते हैं बेटा। एक आपके पास सिंपल अर्थमेटिक मीन आता है, एक आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आता है, और तीसरा आपके पास आता है बेटा हार्मोनिक मीन। ये 3 टाइप के मीन है, और इन 3 टाइप के मीन्स को कैसे निकाला जा सकता है। फिर बात करेंगे मीडियन की, मीडियन कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करेंगे मोड की, कि मोड के थ्रू किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यू शुड नो दैट देयर आर
टू और मोर टाइप्स ऑफ एवरेजेस, राइट। जनरली हमारे पास दो या दो से ज्यादा टाइप्स एवरेज के हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, विच आर सुटेबल इन सर्टेन सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग टाइप के मीन्स का यूज किया जाएगा। हाउएवर द प्रेजेंट डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू द थ्री टाइप्स ऑफ एवरेज मेंशन्ड अबव, यानी कि इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं तीन एवरेजेस के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे मीन के बारे में कि मीन क्या डिफाइन करता है, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, मोड के बारे में बात करने वाले हैं कि मोड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एएम से। क्या बोला जा सकता है? एएम बोला जा सकता है, अर्थमेटिक मीन बोला जा सकता है। और अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं बेटा, तो आपको ऐसे समझना है कि अर्थमेटिक मीन कुछ भी नहीं है, अर्थमेटिक मीन मात्र एवरेज है। क्या है बेटा? एवरेज है। अर्थमेटिक मीन किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो कैसे निकाला जा सकता है एवरेज को? तो एवरेज को निकालने के लिए आइए समझते हैं कैसे निकाला जा सकता है, और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल्स की मदद से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। और क्या बोलता है? कहता है सपोज द मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ 6 फैमिलीज इज गिवन एज। 6 परिवार है और 6 परिवार की जो इनकम है वो बताई गई कि 6 फैमिलीज है, उनकी इनकम है बेटा, एक की है 1600, दूसरी फैमिली उसकी इनकम है बेटा 1500, तीसरी फैमिली की इनकम है बेटा 1400, चौथी फैमिली की इनकम है बेटा 1525 रुपए, और पांचवी फैमिली की इनकम है बेटा 1625 रुपए, और छठी फैमिली की इनकम है बेटा 1630 रुपए, राइट। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है कि एवरेज सैलरी कितनी है। अगर मुझे पूछा जाए और आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट द एवरेज सैलरी, राइट, एवरेज सैलरी क्या है इन 6 हाउसेस की, इन 6 घरों की अगर मैं बात करूं तो इन 6 हाउसेस की एवरेज सैलरी क्या है। अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं इसको निकाल सकता हूं कैसे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? टोटल करूंगा इनकम को। क्या करूंगा? टोटल करने वाला हूं इनकम को, और टोटल इनकम को क्या करने वाला हूं? डिवाइड करने वाला हूं नंबर ऑफ फैमिलीज से। किससे डिवाइड करने वाला हूं? नंबर ऑफ फैमिली से डिवाइड करने वाला हूं। तो इससे मेरा क्या आने वाला है? इससे मेरे आने वाली है एवरेज इनकम। क्या आने वाली है? एवरेज इनकम मेरी निकल कर आ जाएगी। यानी कि इस सिनेरियो के अंदर अगर आप लोगों के सामने मैं बात करूं तो कहता है द मीन फैमिली इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द इनकम एंड डिवाइडिंग द नंबर ऑफ द फैमिली। इनकम को ऐड करो और उसको नंबर ऑफ फैमिली से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि सबसे पहला क्या बेटा 1600 है, दूसरा क्या बेटा 1500 है, तीसरा क्या 1400, चौथा 1525 रुपए, पांचवा 1625 रुपए, और छठा क्या बेटा 1630 रुपए। और जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा बेटा फैमिली से, तो फैमिली कितने 6, तो मेरे एवरेज निकल कर आ जाएगी, और एवरेज निकल कर आती है मेरी 1547 रुपए। कितने निकल कर आती है बेटा? 1547 रुपए निकल कर आती है। इट इम्प्लाइज दैट एन एवरेज फैमिली अर्न्स 1547 रुपए। यानी कि अगर पूछा जाए कि एक फैमिली जो है वो ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाती है, कितने इनकम कमाती है, तो आप बोल सकते हैं वो कितनी होगी? 1545 रुपए, 1547 रुपए यहां पर रहने वाली है। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना हो तो कैसे निकाला जा सकता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला? कैसे डिराइव किया जा सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। और क्या बोलता है? अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला जो हमारे पास जो सबसे कॉमन यूज होने वाला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो वो क्या है बेटा? हमारे पास मीन ही है, यानी कि एवरेज ही है, राइट। और अगर इसको डिफाइन करना है तो मैं बोल सकता हूं इट इज बेसिकली द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। क्या बोल सकता हूं बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या बोल सकता हूं? जब अगर मैं सम करता हूं किसका? सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का अगर मैं समेशन कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं किसके साथ? नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, तो मेरा क्या निकल सकता है? हमें मीन देखने को मिलता है। और मीन को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स से किया जाता है, राइट। मीडियन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, राइट, जेड से, राइट। मीडियन को किया जाता है सॉरी एम से, और आपका मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, राइट। मीन को किया जाता है एक्स से रिप्रेजेंट, मीडियन को किया जाता है एम से, और मोड को किया जाता है आपका जेड से रिप्रेजेंट। तो अगर मैं बोलता हूं इन जनरल इफ देयर आर एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है मेरे पास? एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन क्या बेटा? x1 x2 x3 ऐसे चल के मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है xn तक, राइट। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलने वाला है? तो मैं क्या करूंगा बेटा? अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा बेटा? x1
प्लस x2 प्लस x3 इसी तरह से कहाँ तक ऐड करने वाला हूँ बेटा, xn तक ऐड करने वाला हूँ और उसको डिवाइड करने वाला हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा हमारे यहाँ पर n है, क्या है n है। अब क्या कहता है बेटा x बार कैसे निकलेगा बेटा, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n, राइट। द राइट हैंड साइड कैन बी रिटन एज, राइट, जो राइट हैंड साइड है उसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म अप टू nth टर्म इज इक्वल टू 1xi, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो बेटा, फर्स्ट एलिमेंट से लेके समेशन करूंगा किसका बेटा, लास्ट एलिमेंट तक, और उसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इससे अगर ये समझ में भी ना आए तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज का मतलब हुआ समेशन ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, राइट। Here I is an index which takes successive values, I क्या बेटा इंडेक्स है जो क्या करता है सक्सेसिव वैल्यू यानी कि आगे की वैल्यू को लेता है 1 2 3 इस तरह से n तक। फॉर कन्वीनियंस दिस विल बी रिटन इन सिंपलर फॉर्म विदाउट द इंडेक्स i, राइट। दस राइट समेशन अगर मुझे निकालना तो समेशन इस तरह से निकाला जा सकता है, और यहाँ पर sx जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, और n क्या बोलता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करता है, यानी कि नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेगा। अब अर्थमेटिक मीन जो है वो कैसे निकाला जा सकता है, राइट। तो अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस की बात होगी। तो सबसे पहले क्या बात होगी, अगर डाटा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि प्रॉपर डाटा हमारे पास दिया गया है, डाटा एक फुल फॉर्म में बताया गया है, और दूसरा क्या है बेटा डाटा हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर मुझे मीन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड डाटा के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। और हम ये बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा बोल लो या फिर ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अनग्रुप्ड डाटा के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो क्या बोला जाता है, अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करता हूँ किसकी, अनग्रुप्ड डाटा की, कि अनग्रुप्ड डाटा का अर्थमेटिक मीन जो है वो किस तरह से निकाला जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहला मेथड हमारे पास यहां पर क्या है, डायरेक्ट मेथड है। क्या है बेटा, यहां पर डायरेक्ट मेथड है। और डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हो बेटा, सिंपल मेथड आपका कि सर टोटल जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका समेशन कर दो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। तो कहता है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं अर्थमेटिक मीन निकालने की, तो मैं बोल सकता हूं कि ये हो सकता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का क्या कर दूं बेटा, समेशन कर दूं, सबका सम निकाल लूं और इसको डिवाइड कर दूं बेटा किससे, n से, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मेरा यहां पर निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर देखता हूं, क्या बोला जाता है कि आप कैलकुलेट करके बताइए क्या, अर्थमेटिक मीन, राइट, किसका, डाटा का, जो बताता है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास इन इकोनॉमिक्स टेस्ट। इकोनॉमिक्स के टेस्ट के अंदर ये बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं, बच्चों के मार्क्स हुए बेटा, एक बच्चे का 40 नंबर आए हुए हैं, एक बच्चे के 50 है, एक बच्चे के 55 नंबर है, एक बच्चे के 58 नंबर है, 78 नंबर और एक बच्चे के 58 नंबर है। और मुझे अगर इसका एवरेज निकालना तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा बेटा, तो एवरेज के लिए मैंने अभी बताया आपको कि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशन का क्या करूंगा, समेशन करूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा बेटा किससे, n से, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और अगर मैं समेशन की बात करता हूं तो समेशन क्या है बेटा 40, फिर बेटा क्या है दूसरा 50, तीसरा क्या है बेटा 55, चौथा क्या है बेटा हमारे पास 78, पांचवा क्या है बेटा मेरे पास 58, और इसको डिवाइड कर दूंगा बेटा n से। n कितना है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड कर दूंगा 5 से। तो इसका अगर समेशन करता हूं बेटा तो वो कितना आएगा, वो अगर मैं इसका सम निकालने की कोशिश करता हूं तो सम कितना आएगा बेटा, वो आएगा बेटा 56.2, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के द्वारा लिए गए इकोनॉमिक्स टेस्ट के अंदर वो कितने हैं, 56.2 मार्क्स हैं। अब एक चीज और देखिए, अगर इस डाटा को मैं प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूं, यानी कि इसको सीक्वेंस में लगाऊं, तो सबसे पहले क्या आता है बेटा 40 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा बेटा 50 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा 55 आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा बेटा 58 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास 78 आएगा। क्या आएगा 78 आएगा, राइट। इस तरह से मैं इसको सीक्वेंस में लगा सकता हूं। तो आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, जो यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं दो ऑब्जर्वेशन यहां पर छोड़ता हूं, ये देखो ये पहली ऑब्जर्वेशन और दूसरी ऑब्जर्वेशन, और दूसरी ऑब्जर्वेशन यहां पर छोड़ता हूं बेटा दो ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज नंबर कहां पर आ रहा है बेटा, ये बीच का मिडिल टर्म आ रही है। मिडिल टर्म कितने 55 है। तो इसका मतलब जो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना हो कि एवरेज किसके आसपास आ सकता है या फिर कितना हो सकता है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि 55 से ज्यादा या फिर 55 से कम हो सकता है, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आगे क्या कहता है, एक क्या है बेटा, दूसरा मेथड हमारे पास है एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा मेथड क्या है बेटा हमारे पास, एज्यूम्ड
मीन मेथड। और अज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपनी तरफ से मानेंगे कि मीन क्या है। जैसे कि पिछले एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बोला कि मैंने मान लिया कि मीन जो है वो 55 है। कितना है बेटा, 55 जो है मीन है। अब उस मीन के बेसिस पर, उस एवरेज मानने के बेसिस पर मेरे अकॉर्डिंग जो एवरेज है वो कितना है, राइट। और एक्चुअल में जो एवरेज है वो क्या आना चाहिए, उसके बेसिस पर इसको निकाला जाएगा। तो यानी कि यहां पर पहले हमें एवरेज खुद माननी पड़ती है किसी नंबर को। कहता है इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज मोर और हाई फिगर्स आर लार्ज, राइट। क्या बोला जाता है, अगर डाटा जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। और दूसरा क्या है, जो फिगर्स है, अभी जैसे कि छोटे छोटे से न्यूमेरिकल थे ना कि 40 को ऐड कर दो 50 में, है ना, और फिर ऐड कर दो 60 में, तो एवरेज निकालो, तो आप आसानी से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल दूं ऐसे 51670 प्लस 52134 प्लस 43687 प्लस 48972, ऐसे अगर मैं आपको बोलूं और बोलूं अब एवरेज निकालो, तो अब जब आप समेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। पहले आपको इनको ऐड करना पड़ेगा हर एक टर्म को, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर किससे, n से, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी परेशानी आएगी एवरेज निकालते टाइम पर। तो यहां पर क्या बोला गया, कहता है इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी परेशानी आने वाली है एवरेज निकालने के लिए। कहता है द कंप्यूटेशन कैन बी मेड इजियर बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। इसलिए जो अगर मुझे कंप्यूटेशन आसान करनी है तो आसान करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर सकता हूं। यानी कि पहले मैं क्या करता हूं बेटा, इसके बेसिस पर पहले खुद मान लेता हूं कि मीन क्या होना चाहिए। मैं यहां पर ये बोलता हूं कि मान लेते हैं कि भाई जो मीन है वो ये होना चाहिए इस ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। उसके बेसिस पर इन ऑर्डर टू सेव टाइम इन कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम अ डाटा सेट कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वेल एज लार्ज न्यूमेरिकल फिगर, यू कैन यूज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप लोगों ने एक चीज समझी कि अगर मुझे एज्यूम्ड मीन मेथड की अगर मैं बात करूंगा, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, कुछ भी नहीं करने वाला। यहां पर जो मीन है, राइट, वो मीन जो है वो ऑब्जर्वर, कौन बेटा, जो ऑब्जर्वर है वो उस मीन को पहले खुद एज्यूम करने वाला है। पहले वो क्या करेगा, मीन को खुद ऑब्जर्व करेगा, राइट। कैसे होता है बात करेंगे। तो बोला गया यहां पर सेट कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वेल एज लार्ज न्यूमेरिकल फिगर, यू कैन यूज एज्यूम्ड मीन मेथड। हियर यू assume a particular figure in the data as the arithmetic mean on the basis of logic और experience। आप किसी भी वैल्यू को क्या मान लेंगे, पहले मीन मान लेंगे कि भाई इस जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, राइट। पहले मानेंगे, देन यू मे टेक द डेविएशन। फिर हम किसकी बात करेंगे, इसके अंदर डेविएशन की बात करेंगे। जो चीजें ध्यान रखिएगा, पहले मैंने क्या लेना है बेटा, मीन लेना है, और उसके बाद फिर मैंने डेविएशंस की बात करनी है कि डेविएशन कितनी है, डेविएशन कितनी है ऑफ द सेट एज्यूम्ड मीन फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यू कैन देन टेक द समेशन ऑफ दिस डेविएशन, इन डेविएशन का समेशन लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। फिर मतलब डेविएशन को क्या करो बेटा, कितनी डेविएशन आ रही है उस डेविएशन को ऐड करो और डेविएशन को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डाटा के। तो हमें जो एक्चुअल मीन है, राइट, वो आ जाएगा। द एक्चुअल मीन arithmetic mean is estimated by the sum of the assumed mean and the ratio of the sum of the deviation to the number of the observations, right। अब कैसे करने वाले हैं इसे, देखो यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर यहां पर देखिए, राइट, एक एग्जांपल दिया। यहां पर क्या दे रखी है, यहां पर बच्चों की हाइट दे रखी है ना, हाइट दे रखी है। और हाइट में आपसे पूछा गया कि यहां पर बताइए कि एवरेज हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द एवरेज हाइट, यानी कि मीन जो है वो कितना होना चाहिए। तो मीन को निकालने के दो तरीके हैं बेटा, क्या, एक तो सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अंदर क्या किया कि हर एक नंबर को मैं ऐड करता चला गया। 54 में 77 को ऐड किया, फिर 77 में 67 को, फिर 67 को, फिर 46 को, फिर 64 को, फिर 62 को, फिर 56 को और फिर 38 को। इसको ऐड करने के बाद टोटल ऑब्जर्वेशन देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से कर दिया डिवाइड, तो आया 539 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 59 इंच के आसपास जो आपकी है, ये आपकी एवरेज हाइट जो यहाँ पर देखी जा रही है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो बेटा, दूसरा तरीका क्या करा मैंने, यहां पर देखो एक नंबर लाइन बनाई 10 20 30 40 50 60। तो इसका मतलब मीन जो है वो कहां पर आएगा बेटा, यहां पर इसके आसपास मीन जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, राइट। अब एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर क्या होगा, राइट, एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे निकाला जाता है। तो देखो भैया, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम्ड मीन लेंगे। एज्यूम्ड मीन को बोला जाता है ए,
क्या बोलते हैं बेटा एज्यूम्ड मीन को? एज्यूम्ड मीन का मतलब है ए, राइट। उसके बाद बात करेंगे एक्स की। एक्स का मतलब है बेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, और उसके बाद बात करेंगे एन की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। इन तीन चीजों की जरूरत हमें पड़ने वाली है। और चौथा हमारे द्वारा निकाला जाएगा डी। डी का मतलब वो बेटा डेविएशन, राइट। और डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से कितना डेविएशन है। क्या बात करता है यहाँ पर? बात करता है कि मीन से कितना डेविएशन है। और वो कैसे निकलेगा? जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन में से आप क्या करोगे? अपने एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे यहां पर, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करने वालों? जो आपका टोटल आया, किसका टोटल आया बेटा? जो आपकी वैल्यू थी और जो आपने एज्यूम्ड मीन माना, उसका समेशन करो। उसका जो डिफरेंस है उसका क्या कर दो? समेशन कर दो, उसको जोड़ दो। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? आपको उसके बाद फाइंड आउट करना है क्या? समेशन डी, राइट। और उसको डिवाइड करना है किससे? एन से। डी का मतलब क्या हो बेटा? डी का मतलब यहाँ पर डेविएशन से। क्या मतलब है बेटा? यहाँ पर डेविएशन से, राइट। उसका समेशन कर दो, एन से कर दो डिवाइड, राइट। और उसके बाद क्या करोगे? जो ये डेविएशन आ रहा है उस डेविएशन को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, राइट। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और जैसे ही डेविएशन ऐड करोगे किसके अंदर? जो आपने एज्यूम्ड मीन माना था, उस एज्यूम्ड मीन के अंदर आप जब डेविएशन ऐड कर दोगे तो आपका मीन आ जाएगा। यानी कि आपने एज्यूम्ड मीन जो था वो क्या माना था बेटा? आपने एज्यूम्ड मीन माना था ए, उसके अंदर आप कर दोगे जो आपके अकॉर्डिंग डेविएशन आ रहा है, यानी कि सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। ये जो आपका एवरेज डेविएशन है, इस डेविएशन को ऐड कर दो। और जैसे ये डेविएशन आप ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा? आपका यहाँ पर मीन जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि सिग्मा समेशन एक्स, हमारा जो मीन है वो क्या होगा बेटा? ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो यू शुड रिमेंबर दैट एनी वैल्यू whether existed in the data or not can be taken as assumed mean। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि भाई कोई भी डाटा जो है, कोई भी डाटा, जरूरी नहीं है कि वो डाटा उस फिगर के अंदर होना ही चाहिए assumed mean निकालने टाइम पर। यानी कि आप एवरेज जो है वो कोई भी नंबर ले सकते हो भैया, है ना। अगर आपके पास मान लो 10, 20, 30, 40, 50 ये है ना। और मुझे एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या करना है? निकालना है मीन। तो मैं किसी को भी, या तो मैं यहां से ले लूं बेटा कि मैं मान लेता हूं कि भाई एवरेज जो है वो क्या है 30 है, इसके बेसिस पर कर लूं। या फिर मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग लेट अस टेक मीन एज 80, राइट। मैंने क्या करा? एज्यूम्ड मीन 80 ले लिया और इसके बेसिस पर जो है वो निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो क्या बोलता है? हाउएवर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू इन द डाटा कैन बी सिलेक्टेड एज एज्यूम्ड मीन। और जल्दी से आसान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि और ज्यादा हमारी प्रोसेस आसान हो जाए, डिफिकल्ट हो। आंसर तो हमारा इससे भी आ जाएगा कि अगर हम कोई और डाटा सिलेक्ट करते हैं जो उस के अंदर प्रेजेंटेड ही नहीं है, तब भी हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं क्या? अपना मीन। लेकिन आसान हो जाए हमारी कैलकुलेशन तो हम क्या करेंगे कि जनरली हम क्या करेंगे? उस डाटा में से क्या करेंगे? किसी नंबर को मान लेंगे कि वो मीन है। क्लियर है? अब आपके एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देते हैं। अब आपसे क्या बोला गया? द फॉलोइंग डाटा शोज द वीकली इनकम ऑफ द 10 फैमिली। 10 परिवारों की वीकली इनकम बता दी यहां पर, है ना। और परिवार कौन कौन से हैं? ABC से लेके IJ तक, ये पूरे 10 परिवार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनकम कितने कमाते हैं वीकली? एक परिवार 850 रुपये कमाता है, एक 700 रुपये कमाता है, एक 100 रुपये, एक 750 रुपये, एक 5000 रुपये, एक 80 रुपये, एक 420, 2500, 400 और 3600। तो एक तरीका क्या है कि सबको जोड़ दो, सबको ऐड कर दो। अगर मुझे मीन निकालना तो मैं क्या करता रहता हूँ बेटा? सम कर देता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ एन से। तो अगर मैं मीन देखता हूँ तो कैसे निकलेगा बेटा? यहाँ पर 850 करूँ, फिर मैं क्या करूँ बेटा? 750 करूँ, और इसी तरह से ऐड करता चला जाऊँ कहाँ तक? लास्ट टर्म तक, जो कि है 360। और उसको डिवाइड कर दूँ किससे बेटा? टोटल ऑब्जर्वेशन से, जो कितने 10, तो मेरा मीन निकल कर आएगा। तो ये कैलकुलेटिव होगी, यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, है ना। अब मैंने क्या किया? अब मैंने यूज किया एज्यूम्ड मीन मेथड का। किसका यूज किया बेटा? एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज किया, राइट। और एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है कि मैं पहले मीन मानने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? मीन मानने वाला हूं, राइट। और मैंने ये माना कि जो मीन है, मैंने मीन माना यहाँ पर इस पूरी ऑब्जर्वेशन के अंदर। मैंने देखा और चेक किया, और देखो यहाँ पर जनरली क्या है? मीन जो माना गया बेटा वो क्या माना गया? 850 माना गया है। क्या माना गया बेटा? 850 माना गया है, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैंने पूरी फैमिलीज के डाटा को सबसे पहले क्या करा? लिखा, ठीक है। और लिखने के बाद मैंने क्या देखा कि जो इनकम है वो इनकम कितनी है ना। तो इनकम देखो यहाँ पर कितनी है?
800 है, 700 है, 100 है, 800 है, 700 है, 100 है, राइट। उसके बाद क्या बेटा 850 है, 700 है, 100 है, 750 है, 5000 है, 80 है, 420 है, 2500 है, 400 है, 360 है और 11160 है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर अपने अकॉर्डिंग जो है अपना मीन जो है वो मान लेता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मीन मान लो भैया 850 है। क्या बेटा आपने मान लिया, एज्यूम्ड मीन क्या मान लिया आपने कि 850 है, राइट। आपने क्या किया कि लेट द एज्यूम्ड मीन भी 850 है ना। तो डेविएशन निकालना, तो डेविएशन कैसे निकलेगा, डेविएशन निकलेगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू यहां पर दे रखी है, डेविएशन क्या वैल्यू क्या है, और उसमें से क्या करूंगा मैं 850 को माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा 850 को माइनस कर दूंगा। तो भाई मैंने इसी को ही क्या कर लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। मैंने बोला कि भैया मेरे लिए एज्यूम्ड मीन यही है। अब मैं क्या करता हूं बेटा यहां पर, अब मैं यहां पर राइट एक्स में से यानी कि इस में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दे तो कितना आएगा, ये 0 आएगा। क्यों 850 माइनस 850 कितना है 0। फिर क्या करूंगा बेटा 700 में से 850 को माइनस करूंगा, कितना आएगा -150। फिर 100 में से 850 को माइनस करूंगा, कितना आएगा -750। 750 में से 850 को माइनस करूंगा -100। 5000 में से 850 को माइनस करूंगा +4150। 80 में से 850 को माइनस करूंगा -730। 420 में से 850 को माइनस करूंगा -430। 2500 में से 850 को माइनस करूंगा 1650। 400 में से 850 को माइनस करूंगा यानी कि 450। 360 में से 850 को माइनस करूंगा यानी -490। और 11160 में से मैं माइनस करने वाला हूं किसको, 850 को। किसको माइनस करने वाला हूं, 850 को माइनस करने वाला हूं, जो कि आएगा मेरा, जो कि यहां पर गलत है। और ये अगर मैं डिफरेंस करता हूं बेटा तो ये आएगा 11160। लास्ट वैल्यू क्या थी बेटा यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ये है ही नहीं बेटा, है ना। तो चलिए ये लास्ट मतलब यहां तक ही है डाटा, और ये टोटल है बेटा, ये इसका क्या है टोटल है। तो टोटल वैल्यू है बेटा 11160। तो एक तरीका क्या है कि 11160 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा कितना आ जाएगा 1116 यहां पर मीन आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, ये डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस मेरा निकल कर आ गया, और डिफरेंस कितना निकल कर आया +2660। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप 850 मानेंगे तो जो आपका डेविएशन है वो कितना है, मीन से 2660 ज्यादा है। यानी कि जो आपने एवरेज माना है 850, लेकिन उससे डाटा कितना है 2660 ज्यादा है। अब डेविएशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे डेविएशन। और डेविएशन निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, जो हमारा एज्यूम्ड मीन और जो हमारा ये जो हमने मीन था राइट, जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं उसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस किया और उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट यानी कि 10 से। तो कितना आएगा बेटा, ये यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये टोटल यूनिट आ जाएगी। यानी कि ये कितना है बेटा +266 है। कितना है बेटा +266 यहाँ पर निकल कर आया। अब मीन की बात करते हैं तो मीन कितना है बेटा, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी, राइट, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n, राइट। अब बात करते हैं कि x मीन कितना हुआ। x मीन एज्यूम्ड मीन कितना माना था आपने 850 माना था, प्लस जो आपने समेशन किया किसका और उसका जो डेविएशन था वो कितना निकल कर आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना निकल कर आया 2660 निकल कर आया। कितना आया 2660 निकल कर आया। और 2660 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे 10 से, और अगर इसको डिवाइड नहीं भी करते तो भी आप लोग यहां पर फाइंड कर सकते थे, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर डिवाइड तो मैंने ऑलरेडी कर दिया ये किससे 10 से। तो कितना है बेटा 266 आया। कितना है यहाँ पर निकल के 266 आया। इसका मतलब मेरा जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 850 प्लस 266, जो कि निकल कर आएगा 6 6 5 11 8 10 यानी कि 1116 रुपए। यहाँ पर मेरा मीन यानी कि एवरेज निकल कर आता है। तो यानी कि अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है मीन निकालने का कि मैं डायरेक्टली मीन सिंपल मेथड के थ्रू निकाल लूं, जहां पर मैं समेशन की बात कर लूं और उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मीन निकाला जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है कि मीन निकालने का जो दूसरा सेकंड स्टेप हो सकता है वो क्या है एज्यूम्ड मीन के थ्रू। एज्यूम्ड मीन के अंदर बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि x बार यानी कि मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय n। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज इनकम है वो कितनी है 1116 रुपये है, राइट। और आप इसे क्या कर सकते हैं कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप सिंपली क्या करिए, जो आपके पास डाटा है उस डाटा को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, समेशन कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे n से। तो आप यहाँ पर ऐसा करते हैं तो आपका जो मीन है वो क्या निकल कर आएगा, मीन विल बी इक्वल्स टू 11,160 डिवाइडेड बाय 10 और कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा 1116 रुपये।
1116 रुपये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसके बाद एक मेथड और होता है हमारे पास मीन निकालने का, और उस मेथड को बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड बोला जाता है? स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से इसे बोला जाता है। तो यानी कि अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, या फिर 3 मेथड हो सकते हैं। एक आपके पास सिंपल मेथड हुआ। कौन सा मेथड हुआ सर? सिंपल मेथड हुआ। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा मेथड हमारे पास आता है सर एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा आता है? एज्यूम्ड मीन मेथड आता है। और थर्ड अगर मैं मेथड की बात करता हूं तो उस थर्ड मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है बेटा इसका? स्टेप डेविएशन मेथड नाम है। अब स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर बात कर लेते हैं। द कैलकुलेशन कैन फर्दर simplified by dividing all the deviations taken from the assumed mean by the common factor c। तो अब यहां पर क्या करने वाले हैं, अगर मैं पिछले मेथड की बात करूं तो बोला गया कि जो तो पुराने वाला जो मेथड है हमारा, यानी कि हमारा जो assumed mean मेथड है, ये और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसको और ज्यादा आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर क्या करने वाला कि देखो, कहता है द कैलकुलेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ये जो कैलकुलेशन है इसको आगे चल के मैं और सिंप्लीफाइड कर सकता हूं। कैसे? क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं पूरी के पूरे डेविएशंस को किससे? एज्यूम्ड मीन से, राइट। पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन को क्या कर दो? एज्यूम्ड मीन से डिवाइड कर दो। ठीक है सर, देख लेते हैं कैसे। और जो कॉमन फैक्टर निकल कर आता है वो कॉमन फैक्टर सी है। यहां पर क्या है, ये जो न्यूमेरिकल फिगर्स है इसको और ज्यादा क्या कर दो बेटा, कहता है यहां पर आसान कर दो, क्योंकि x माइनस ए इज वेरी लार्ज देन फाइंडिंग डी। डी आसानी से निकाला जा सकता है, तो हमारा x माइनस ए भी भूल जाओ कहता है, और आप क्या करो और ज्यादा इसको प्रिसाइज कर दो और छोटा कर दो। तो यहां पर क्या निकाल लो आप? डेविएशन निकाल लो। तो वो क्या बोला जाता है कि d इज इक्वल टू डी बाई सी, जिसको बोला जा सकता है x माइनस ए अपॉन सी। कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं, राइट। तो क्या बोला गया? दिस कैन बी डन एज फॉलो, द फॉर्मूला गिव्स द बिलो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो हम बोल सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशन बार n इंटू कॉमन वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर, राइट। कैसे? कहते हैं सर डी डैश का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, राइट। क्या होता है? x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, और c क्या है? कॉमन फैक्टर है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, a एज्यूम्ड मीन है। हम इसीलिए अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं एग्जाम्पल 2 के अंदर। कैसे? यानी कि पिछला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर मुझे अगर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो कॉमन फैक्टर से इसको कर दूंगा डिवाइड, यानी कि x इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना था बेटा? 850 प्लस, राइट, जो मैंने यहां पर जो हमारे द्वारा यहां पर वैल्यू निकाली गई थी वो कितनी थी बेटा? डेविएशन की, राइट। ये कॉमन फैक्टर है, तो यहां पर समझिए यहां पर, तो यहां पर क्या बोला मैंने? 266 से डिवाइड कर दिया किसको? 10 से, कॉमन फैक्टर्स को, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर हमने किससे? सी से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? सी से कर दिया। यानी कि जो समेशन है डी का, और समेशन ऑफ डी कैसे निकाला हम लोगों ने? डी डिवाइडेड बाय द सी। सी का मतलब क्या हो? कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं डी की बात करता हूं तो क्या बेटा? डी का मतलब वो डेविएशन, यानी कि 2660 पहले डिवाइड कर दिया सी से। किससे डिवाइड कर दिया? सी से। उसको क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने का उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पर? सिंपल मीन जो है वो निकल कर आ जाएगा, यानी कि मीन निकल कर आ जाएगा। अगर मैं ग्रुप्ड डाटा की बात करूं तो ये तो था अनग्रुप्ड डाटा की सिनेरियो के अंदर, है ना। और ग्रुप्ड डाटा की अगर मैं बात करता हूं तो, और ग्रुप डाटा की मैं बात करूं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बात कर रहा है एक ऐसे डाटा की जिसके अंदर सीरीज होती है। सीरीज का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोग देखते हैं 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक, 15 से लेके 20 तक, 20 से लेके 25 तक, इस तरह से आपके पास डाटा है, इस तरह से आपके पास डाटा दे रखा है। अब इसकी अगर आपको एवरेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो कहता है डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, राइट। एक तो सीरीज रहेगी, दूसरा चीज क्या हो सकता है? दूसरा वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है। डिस्क्रीट डाटा के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ, राइट, आपको बोल दिया कि अगर मैं बात करता हूँ 10 नंबर है, 20 नंबर है, हमारे पास 30 नंबर है, और हमारे पास 40 नंबर है। 10 नंबर जो 5 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है और 8 बार आ रहा है, ऐसे कुछ बोल दिया मैंने, है ना। तो इसका मतलब 10 नंबर जो 5 बार है, 6 बार है, 7 बार है, 8 बार है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले मैं, राइट, 10 को 5 बार क्या करूं? मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करूं।
है ना। तो लेकिन ये फिर भी आसान है, लेकिन अगर मान लो सीरीज से डिस्क्रीट है तो अलग सीरीज है तो अब इसके केस में कैसे निकलेगा, राइट। तो क्या कहता है, द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आर समड अप एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से हमें डिवाइड करना है। सिंबॉलिकली अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे एक्स बार निकालना है यानी कि मीन निकालना, वो निकलेगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसीज, राइट। वेरिएबल और फ्रीक्वेंसीज का प्रोडक्ट, उसको डिवाइड करूंगा किससे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। किससे डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। आइए देख लेते हैं किस तरह से कह रहे हैं। प्लॉट्स इन ए हाउसिंग कॉलोनी कम इन ओनली 3 साइजेस, राइट। एक घर है, मतलब एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर प्लॉट्स हैं, तो वो 3 ही साइज के अंदर आते हैं। एक 100 स्क्वायर मीटर का है, दूसरा 200 स्क्वायर मीटर का और तीसरा 300 स्क्वायर मीटर का है ना। तो 100, 200 और 300 प्लॉट साइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इतना है। नंबर ऑफ प्लॉट कितने करते हैं, 200, 50, 10, तो टोटल कितने हुए, 260 हुए। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा, तो पहले 200 को क्या करूंगा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे समेशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसीज का। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा बेटा, 20,000 होगा। फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होगा बेटा, 10,000 होगा। फिर उसके 300 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 3,000 होगा। कितना होगा, 3,000 होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन मानना है। क्या मानना है बेटा, एज्यूम्ड मीन मानना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो एज्यूम्ड मीन है वो कितना है, 200 है। मैंने अपनी तरफ से क्या माना कि एज्यूम्ड मीन कितना है, 200 है। तो मैं बोल सकता हूँ डी अगर मुझे निकालना है तो डी कैसे निकलेगा बेटा, x माइनस 200 डिवाइडेड बाय सी। कैसे निकलेगा, x माइनस 200 डिवाइडेड बाय सी। और x का मतलब क्या है बेटा, x का मतलब है यहाँ पर, राइट, 200, राइट, माइनस 200, ठीक है। और कितना आएगा, -1। कितना आएगा ये, -1। उस तरह से 50 में से 200 गया तो कितना आएगा बेटा, 150। 10 में से अगर 200 गया तो 190। इसी तरह से हम इसको निकालेंगे। और अगर मैं इसकी डेविएशन की बात करता हूँ फिर इसको क्या करूँगा बेटा, c से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो कितना आएगा ये, -1, 0, +1 और 0। तो अब मैं फ्रीक्वेंसीज की अगर मैं बात करूँ, फ्रीक्वेंसीज का डेविएशन कितना आएगा, तो कितना आएगा बेटा, 200 मल्टीप्लाई बाय -1 -200, 50 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 और 260 मल्टीप्लाई बाय 0 इज बेसिकली। तो टोटल जो हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर आया वो कितना निकल कर आएगा, डेविएशन नेट कितना है, -0 0 और +0, ये कैंसिल हो गए तो 0 आया। और अगर मैं समेशन की बात करूँ वो कितना आएगा, -190 आएगा। कितना आने वाला है, -190 आने वाला है। अब डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर बात करता हूं तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू तो सिंपल सी बात है कि समेशन कर दो सबका। समेशन कैसे कर दो सर, समेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, राइट। कितनी है, तो नंबर ऑफ प्लॉट हमारे 260 है, इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये निकल कर आ जाएगा। और वो कितना निकल कर आया, 126.92 स्क्वायर मीटर। कितना है, 126.92 स्क्वायर मीटर मेरा निकल कर यहाँ पर आ जाता है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर द मीन प्लॉट साइज इन द कॉलोनी इज 126.92 स्क्वायर मीटर। एज्यूम्ड मीन मेथड के तौर पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, राइट। और एज्यूम्ड मीन लेकर मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन जब डिस्क्रीट सीरीज होगी तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर या फिर ग्रुप्ड सीरीज के अंदर मुझे फ्रीक्वेंसीज का समेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल सा बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वो फॉर्मूला क्या है कि भाई x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन अपॉन समेशन ऑफ f। ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इससे आप लोग जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और अगर फिर स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निकालना हो तो स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कैसे आएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन f मल्टीप्लाई बाय c। और c का मतलब क्या है, कॉमन वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक्टिविटी के आपको स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड से आप लोगों को ये यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है कि किस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गया कैसे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जैसे कि डाटा यहाँ पर 0 से 20, 20 to 50 इस तरह से दे रखा है, 0 to 9, 10 to 19। ये किसका बात है, कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कैसे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की बात करता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 0 to 9 दे रखा है, 9 to 18 दे रखा है, 18 to 27 दे रखा है। अब मुझे बोला जाए कि भाई इसका क्या निकालो, मीन निकालो, तो आप इस केस में मीन कैसे निकालने वाले हैं।
राइट। तो क्या बोला गया, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड के थ्रू और स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निकालो। लेकिन आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, आपको यहाँ पर सीरीज दे रखी है। तो सीरीज के केस में कैसे निकलेगा, 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 5, 10 से 20 के बीच में कितने, 12, 20 से 30 के बीच में 15, 30 से 40 के बीच में 25, 40 से 50 के बीच में 8, 50 से 60 के बीच में 3 और 60 से 70 के बीच में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर मीन निकालना है तो कैसे निकालने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो 0 से 10 के बीच में कितना बेटा, 5 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 12, 15 और 25। पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर मिड टर्म निकाली। मिड टर्म कितनी आएगी बेटा, कैसे निकलेगी, मिड 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बेटा, 5, 20 + 10 30 डिवाइडेड बाय 2 15। पहले मिड वैल्यू निकाल ली यहाँ पर मैंने सबसे, राइट। अब मैंने क्या करा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास दे रखे थे इसको मैंने मिड वैल्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 12 को इससे, 15 को 25 से, 25 को 35 से। फिर उसके बाद क्या कर दिया बेटा, डी निकाल दिया। डी कैसे निकाला, मीन मानकर, राइट, एवरेज मानकर कि भाई मैं क्या मान रहा हूँ, अज्यूम्ड मीन जो है वो कितना है, 25 है ना। तो मेरा कितना आया बेटा, देखो यहाँ पर 25 आया, 180 आया, राइट। अब मैं इसको निकालने वाला हूँ, ये कैसे निकलेगा, मीन कितना है बेटा, मीन 25 है। तो 25 - 35, राइट, कैसे आएगा, 10, ठीक है। कितना आएगा बेटा, ये 10 आएगा। और उसके बाद उसको डिवाइड कर दोगे किससे, 10 से। तो यहाँ पर कितना आएगा, -3। कितना आएगा, -3। कैसे निकला ये, राइट। हमने क्या करा, डी निकाला। डी कैसे निकला बेटा हमारा, डी इज बेसिकली दी m - 35 यानी कि जो हमने मीन माना डिवाइडेड बाय c, राइट। तो कितना है, -3, ये कितना है, -2, ये कितना है, -1 और ये कितना है, 0। फिर हमने क्या करा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में, मिड वैल्यू के साथ में, यानी कि इन दोनों का समेशन कर दूंगा तो मेरी एफ डी डैश यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 × बाय -3 -15, 15 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय दिस -24। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां पर हम बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से करेंगे बेटा। तो 5 × बाय 3 -15, 12 × बाय -2 -24, 15 × बाय -1 -15, राइट। सो यहां पर मैंने कैसे किया, देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो मेरे कितने थे, यहां पर m था, एवरेज था। तो 5 - 35 कितना, -30 डिवाइडेड बाय 10 -3, 12 - 35 कितना होता है बेटा, ये हमारा होगा बेटा 20 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा, 10। फिर 15 - 35 20 डिवाइडेड बाय 10 2, राइट। तो इसी तरह से हम लोग जो यहाँ पर निकाल लेंगे और इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इसी तरह से तो हमारा जो है वो एवरेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद हमने एज्यूम्ड मीन 35 मान लिया और एज्यूम्ड मीन 35 मानते हुए जो डेविएशन आए, चेंजेस आए, उसको क्या कर दिया, समेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी के समेशन के साथ क्या कर देता हूँ, उसे डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर एवरेज निकल कर आ जाएगा बेटा। अब अर्थमेटिक मीन की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज अर्थमेटिक मीन की क्या कहती है, द सम डेविएशन ऑफ द आइटम अबाउट द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। यानी कि सम ऑफ डेविएशंस की अगर बात की जाए, अगर आप देख रहे होंगे जैसे कि -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो लास्ट में +3 +2 और +1 आकर पूरा का पूरा जो समेशन है डेविएशन का वो 0 आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि मान लो एक सीरीज है 1 2 3 4 और 5 और इसके साथ में ऐड कर देता हूं मान लो 80, तो मीन जो है इफेक्ट हो जाएगा। और यहां पर मान लो मैं ऐड कर देता हूं 90, तो मीन में अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। कोई भी लार्ज वैल्यू जो है किसी भी एंड पर क्या कर सकती है, इसको चेंज कर सकती है और इसके ऊपर क्या कर सकती है, इंपैक्ट डाल सकती है, राइट। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर या फिर वेटेड अर्थमेटिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वेट असाइन करते हैं। क्या करते हैं, वेट असाइन करने वाले हैं, राइट। वी विल बी गोइंग टू असाइन दी वेट। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 2 कॉमन कमोडिटीज हैं, एक मैंगोस है और एक हमारे पास पोटैटो है, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वेट देने वाला हूँ, राइट। और वेट कैसे दिया जाता है, वेट जनरली दिया जाएगा W1 P1 + W2 P2 डिवाइडेड बाय W1 + W2, राइट। यहाँ पर मैं वेट्स देने की कोशिश करता हूँ, वेट्स देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये तो आसान सा है, राइट। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। इसी के साथ आपका जो मीन वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा खत्म होता है और इसके बाद आपके पास आता है मीडियन। और अगर मैं मीडियन की बात करता हूँ तो मीडियन इज द पोजिशनल वैल्यू,
क्या बताता है, पोजीशन बताता है वेरिएबल की, विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी कि पोजीशन बताता है, राइट। पहले वाला प्लेस बताता है और ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है। कंप्राइजेस ऑल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मीडियन वैल्यूज ऑफ द अदर कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज लेस देन दैट ऑफ इक्वल टू इट। द मीडियन इज द मिडल एलिमेंट व्हेन डाटा सेट इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। सिंस द मीडियन इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन of different values, it remain unaffected if says the size of the largest value increases, right। अब मीनिंग की बात करते हो तो मीन क्या होता है बेटा, एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मीडियन का इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मीडियन बेसिकली क्या करता है, पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन बताता है, प्लेस बताता है कि कोई चीज़ कौन से प्लेस पर है। अगर मीडियन निकालना है तो ईजिली कंप्यूट किया जा सकता है। डाटा को क्या करो, सबसे पहले अरेंज कर लो किसी भी सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस का मतलब क्या है, या तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डाटा जो है आप लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, कोई ना कोई ऑर्डर वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए, तभी आप लोग जो है आसानी से चीज़ें निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके ऑब्जर्वेशन है 5 7 6 1 8 10 12 4 3, राइट। और अरेंज करो सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि पहले आएगा 1, फिर आएगा हमारे पास 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, इस तरह से पहले डाटा को अरेंज कर लो, राइट। अगर मैं मिडिल स्कोर की बात करूं तो मिडिल वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पर 6 है, क्योंकि 4 टर्म्स इस साइड है और 4 टर्म्स इस साइड है, इसलिए मिडिल टर्म क्या है, 6 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। 6 जो हो जाएगा यहाँ पर मीडियन आ जाएगा। अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर के अंदर तो आपको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर क्या बेटा, अगर ऑड नंबर है तो दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसे कि यहाँ पर देखो 4 4 8 और बीच वाली टर्म जो है यानी कि नॉर्मल नंबर जो है वो बेसिकली जो बीच का जो पार्ट है जो दोनों को क्या कर देगा, इक्वल हाफ के अंदर बांट देगा बेटा, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो हमें 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी, राइट। सबसे पहले विच फॉल्स इन द मिडल, द मीडियन इन द केस इज कंप्यूटेड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। तो हमें मिडल वैल्यूज का अर्थमेटिक करना सीखना पड़ेगा कि किस तरह से अर्थमेटिक मीडियन निकाला जाता है। अब जैसे जैसे मान लो, राइट, अगर 1 2 3 है, राइट, और 1 2 30 है, 1 2 300, 1 2 3000 है। अब मुझे इसका मेन निकालना, तो मेन के लिए क्या करूँगा, 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 5 और 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2, यहाँ पर आ जाएगा 30 31 32 33, 33 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा बेटा, 11। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 302 और 303, 303 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा बेटा, 101, और इसी वजह से यहाँ पर आ जाएगा 1001। मीडियन की बात करूँ तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, तो मीडियन हर जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, और वो मीडियन क्या रहेगा, 2 2 2 2, क्या रहेगा, 2 2 2, राइट, यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या कहता है, द फॉलोइंग डाटा प्रोवाइड मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। आपके पास एक डाटा दिया और ये मार्क्स की बात करता है, आपको मीडियन निकालना है इसके अंदर, तो आपको ये डाटा दे दिया बेटा, है ना। तो सबसे पहले डाटा को क्या करो, कहता है अरेंज कर लो भैया। तो अरेंज करोगे मतलब सबसे पहले छोटा डाटा लिखो, देखो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, सबसे पहले 25 है, फिर 28 है, फिर 29 है, फिर 30 है, फिर हमारे पास 32 है, फिर 33 है, फिर 33 है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास 35 है, क्या है, 35 है, फिर हमारे पास क्या है बेटा 42 है, फिर हमारे पास क्या है बेटा 45 है, फिर हमारे पास क्या है बेटा 46 है, क्या है बेटा 46 है, फिर क्या है 47 है, फिर क्या है 48 है, फिर हमारे पास 51 है, फिर हमारे पास 52 है, फिर हमारे पास क्या है बेटा 53 है, फिर 54 है, फिर 60 है, फिर 65 और फिर 72 है। अब अरेंज कर लिया। अब देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये इवन है, कैसे बेटा, ये इवन नंबर है। अब इवन के लिए कैसे निकलेगा, इवन के लिए जो मीडियन निकलेगा कैसे निकलेगा, तो अब देखो बेटा इसका आधा करो बेटा, कितना होता है 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो मीन होगा बेटा, यानी कि 45 + 46 डिवाइडेड बाय 2, इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो। तो 6 और 5 कितना है बेटा 11, और 4 4 8 कितना है 9 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 2 8 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका मीडियन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कैसे आएगा, कैसे निकल कर आएगा, यहाँ पर देखिए। तो कहता हूँ 4 4 8 और 91 डिवाइडेड बाय 2, राइट, ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 45.5 हो जाएगा। तो क्या कहता है, यू कैन सी दैट देयर आर 2 ऑब्जर्वेशन इन द मिडल 45 एंड 46, द मीडियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द मीन ऑफ द 2 ऑब्जर्वेशंस। 2 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है मैं ले लूंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 45 + 46 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 45.5 जो होगा वो मेरा यहाँ पर मीडियन जो है वो आने वाला है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मीडियन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द पोजीशन ऑफ द मीडियन आइटम टर्म्स एट विच द मीडियन लाइज। द पोजीशन ऑफ द मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द
फॉर्मूला, राइट। यानी कि अगर मैं मीडियन की बात करता हूं तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ओड है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 11 टर्म है तो बेटा 6 टर्म जो कि वो मीडियन हो जाएगी। अगर इवन है तो क्या करना पड़ेगा, इवन में मुझे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है n+1/2 आइटम, राइट। You may note that the above formula gives you the position of the median in an order array. Note the median itself. Median is computed by the formula. Median is equal to size of n+1th term divided by 2 item, right? तो ये तो हम लोगों ने निकालना सीखा कि अगर नॉर्मल सीरीज है तो उसके अंदर किस तरह से निकाला जा सकता है, राइट। अगर डिस्क्रीट सीरीज हो तो किस तरह से निकाला जाएगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किस तरह से निकाला जाता है, तो बात कर लेते हैं। अगर डिस्क्रीट सीरीज की मैं बात करता हूं तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो पोजीशन ऑफ मीडियन है दैट इज n+1/2 आइटम कैन बी लोकेटेड थ्रू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कम्युलेटिव का मतलब क्या है कि सारी की सारी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उन फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर निकाली जाएगी। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एट दिस पोजीशन इज the value of the median। एग्जाम्पल के तौर पर the frequency distribution of the number of persons and their respective income in rupees are given below। calculate the median इनकम। मीडियन इनकम आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। इनकम दे रखी है, इनकम क्या बेटा 10, 20, 30, 40 दे रखी है और नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितना बेटा 2, 4, 10 और 4 है। अब आपको बोला गया कि सर अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर मीडियन को कैलकुलेट करना है कि मीडियन कैसे निकलने वाला है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर यानी कि जब आप लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसीज पे दे रखे हो तो मीडियन कैसे निकलता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 10 आइटम जो है वो 2 बार रिप्रेजेंट हो रही है, 20 जो है वो 4 बार आ रहा है, 30 जो है वो 10 बार आ रहा है और 40 जो है वो 4 बार आ रहा है। तो कहता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मीडियन इनकम यू मे प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन बिलो। कैसे निकाली जाएगी, देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। हाइट की जैसे मैं बात करता हूं 38, 46, 54, 56, 62, 64, 67, 67 और 77। तो अगर इस केस में मुझे निकालना हो तो यहां पर आप लोग मीडियन निकाल सकते हो। कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो सबसे पहले और उसके बाद देखो कि सर कितने डाटा यहां पर है, 3 डाटा यहां पर है और यहां पर कितना है बेटा 3, ये कितना बेटा 4 है और यहां पर कितना बेटा 5 है यानी कि 9 है, राइट। तो 4 डाटा इस टाइप हमने छोड़ दिया, 4 इस टाइप, तो यहां पर यानी कि मीडियन जो है वो कितना है, एवरेज आया दैट इज 62। कितना आएगा 62 यहां पर मीडियन निकल कर आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, राइट। लेकिन अगर मैं मीडियन की अगर बात करता हूं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, समस्या कहां पर आएगी, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आने वाली है। तो अब यहां पर देखिए जो 10 है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 20 जो है वो कितने बार आ रहा है बेटा 4 बार, 30 जो है वो कितने बार आ रहा है 10 बार और ये कितने बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकाली जाएगी, तो यहां पर देखो बेटा 2 है, फिर 2 में ऐड कर दो 4 को तो कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, 6 में ऐड कर दो बेटा 10 को कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 में ऐड कर दो 4 को बेटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो मीडियन कैसे निकलेगा बेटा n+1/2 यानी कि 20+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आएगा बेटा ये 10.5 ऑब्जर्वेशन आने वाली है और इसको लोकेट किया जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की मदद से। दिस मींस द 10+5 ऑब्जर्वेशन लाइज इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 16 और 10.5 जो वो कहां पर लाई करने वाली है 16वीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो वो जल्दी हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, यानी कि यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है, राइट। द इनकम कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 30 सो द मीडियन इनकम इज 30। तो यहां पर मीडियम इनकम क्या हो जाएगी हमारी 30 हो जाएगी बेटा, क्या निकल कर आ जाएगी 30 निकल कर आ जाएगी। इन केस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस सीरीज यू हैव टू लोकेट द मीडियन क्लास वेयर n+2 आइटम्स नोट n+1/2 आइटम्स लाइज द मीडियन कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो, राइट। कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे लार्जेस्ट यूनिट ऐड करेंगे उसमें n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू बाय h, राइट। और जहां पर L क्या लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो गया, CF का मतलब हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, L का मतलब हो गया लोअर लिमिट, CF का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसीज ऑफ द मीडियन और H का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड और द मीडियन क्लास इंटरवल। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द फ्रीक्वेंसी इज ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ द मैग्नीट्यूड। एग्जांपल के तौर पर फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द डेली वेजेस ऑफ द पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कंप्यूट द डेली वेजेस, राइट। यहां पर निकालनी है तो डेली वेजेस क्या है 50 से 60, 50 से 55, 45 से 50, 40 से 45, 35 से 40, 30 से 25, 25 से 30 और 20 से 25। कितने वर्कर्स हैं 7, 13, 15, 20, 30, 33, 28 और 14। पहले डाटा को अरेंज करो, राइट। पहले डाटा को क्या करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा। तो हम यहां पर वैल्यू क्या निकालेंगे n/2 2th आइटम होगी, यानी कि n/2th आइटम का मतलब क्या हो बेटा 160 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 80th आइटम जो होगी सीरीज की और वो कहां पर लाई करेगी 80th आइटम लाई करने वाली है 35 से 40 के बीच में और वही क्या हो गई हमारी मीडियन होगी और उसी से ही हमारी मीडियन जो है वो निकलने वाली है। देखो
20 to 25 के बीच में कितना बेटा 24, फिर ऐड करते चले जाओ किसको फ्रीक्वेंसीज को, 14 प्लस 28 42, 42 प्लस 33 75, 75 प्लस 30 105, 105 प्लस 20 125, 125 प्लस 15 140, 140 प्लस 13 153, 153 और 7 160, राइट, कितना आएगा 160। और हमारा मीडियन क्या आएगा बेटा, लोएस्ट टर्म प्लस n बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h, राइट। और h कितना है बेटा 5 कैसे निकल कर आया बेटा, ये बेसिकली रेंज बता रहा है, किसको बता रहा है, रेंज बता रहा है। देखो यहाँ से 20 से 25 के बीच में कितना बेटा 5, तो ये हमारे क्या बेटा रेंज है, उस रेंज के बारे में बात कर रहा है। तो एवरेज हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारी जो मीडियन है वो निकल कर आ जाएगी कितनी 35.83 जो है वो हमारी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, राइट। क्लियर है इतनी बात। Thus, the median daily wage is 35.83. This means that 50% of the workers are getting income less than the equal value, that is 35.83, and 50% of the workers are getting more than or equal to this wage, right? You remember that median, right? You should remember that median as a measure of center tendency is not sensitive to all the values in the series. It concentrates on the value of the center item of the data, right? और ये क्वार्टाइल्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं मोड की, राइट। अब बात करेंगे मोड की, और अगर मैं मोड की बात करता हूं तो मोड का मतलब क्या होता है, राइट। मोड का मतलब है मैक्सिमम कंसंट्रेशन आइटम की किसकी है, यानी कि कौन सी आइटम कितनी बार आ रही है, कितनी ज्यादा बार आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर। एग्जांपल के तौर पर मैन्युफैक्चरर वुड लाइक टू नो द साइज ऑफ द शूज दैट द मैक्सिमम डिमांड और द स्टाइल ऑफ द शर्ट दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली डिमांडेड। हियर मोड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर। मोड का मतलब क्या कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, तो वो रिपीटेशन को मोड बोलते हैं, यानी कि कितनी बार कोई चीज आ रही है उसको क्या बोलेंगे, मोड बोलने वाले हैं हम लोग, राइट। तो अब ये डाटा है हमारे पास 1 2 3 4 4 5, इसमें मोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मोड क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 जो है वो ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एग्जांपल के तौर पर अगर वेरिएबल सीरीज है तो 10 20 30 40 50, और इसमें फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल का मतलब यहाँ पर क्या हो, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या बेटा फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, देखो जहां पर फ्रीक्वेंसी कहां पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर है 20 बार है, यानी कि 20 बार जो वो 30 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा 30 हो गया। क्या हो जाएगा बेटा इस केस में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा मोड जो है वो आने वाला है, राइट। क्या आने वाला है 30 जो है वो मोड यहां पर देखा जाता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैसा देखा जाता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर निकालने के लिए वो हो जाएगा L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H, राइट। तो यहां पर क्या बोलता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास D1 डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यहां पर साइन को क्या कर देंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे, साइन को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, इनकम है पर मंथ, इनकम दे रखी है हमें क्या पर मंथ के फॉर्म में। तो लेस देन 50 कितना बेटा 97, लेस देन 45 95, लेस देन 40 90, 35 80 30 60, लेस देन 25 30 20 12 और 15 4, राइट। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालोगे, यानी कि 40 से 50 के बीच में कितना 97 माइनस 95 2 आ जाएगा। 40 से 45 के बीच में कितना बेटा 95 माइनस 20। इसी तरह से आप जो ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो है यहाँ पर निकालने वाले हो, और उसके बेसिस पर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपका मोड यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यानी कि मोड के तौर पर अगर बात की जाए आपसे, तो मोड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मोड जनरली ये बताता है कि कोई भी आइटम जो है वो कितनी ज्यादा बार रिपीट हो रही है किसी भी डाटा के अंदर। तो जो जितनी बार ज्यादा रिपीट होगी वो उसकी मोड होगी, राइट। उसको उसका क्या बोला जाता है बेटा, मोड बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को जो चीजें बताई वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।